वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। हेलो नमस्कार, मैं मणिकांत मणिपीडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है पर्यावरण पारिस्थितिकी होने वाला है। क्या होने वाला है? पर्यावरण पारिस्थितिकी, जो कि आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से सवाल आते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना कि इस टॉपिक का आपके दैनिक जीवन से यानी डेली लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्शन है। यहाँ से सवाल प्रत्येक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, मतलब निचले स्तर के एग्जाम से लेकर के पीसीएस के एग्जाम्स तक, यूपीएससी के, यहाँ तक कि यूपीएससी के एग्जाम्स में भी यहाँ से सवाल आते हैं। तो आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला। आज हम लोग प्रश्नोत्तरी के साथ यानी कुछ प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ थ्योरेटिकली कुछ चीजों को देखेंगे जो कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड है और आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम को, मतलब किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आज यहाँ देख रहे हैं आपके लिए, आज जो हम लोग मुख्य रूप से देखने वाले हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी, हम लोग देखने वाले हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो आज हम लोग का कुछ इस टाइप का रहेगा आज का क्लास का शेड्यूल, यानी कि हम लोग कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं। इस तरह के कई महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं और इसके बाद प्रश्नों को देखने के जस्ट बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण चीजों को भी देखेंगे जो थ्योरेटिकली होगा, यानी कुछ प्रश्न और कुछ थ्योरी दोनों ही साथ साथ हम लोग के साथ चलेगा। इन सभी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज से प्रश्न श्रृंखला की यहीं से शुरुआत करते हैं। आप लोगों का डिमांड था कि प्रैक्टिस सेट लाया जाए, ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो चलिए ये है आपका पहला प्रश्न इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का, ठीक है। सर थोड़ा सा इधर आइएगा। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का ये आपका प्रश्न है, थोड़ा सा इस टाइप का क्यों दिख रहा है? पर्यावरण किससे बनता है? आपका पहला प्रश्न है पर्यावरण किससे बनता है ना। तो पर्यावरण किससे बनता है? आपका ऑप्शन है जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैविक घटकों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे यहाँ हम लोग। जैसे कि इंसान का जीव, जैसे कि कोई भी सजीव का जो इकाई होता है, किसी भी जीव का, किसी भी व्यक्ति का, तो आप क्या बोलते हैं? शरीर की सबसे संरचनात्मक जो इकाई होती है वो क्या होती है? सेल यानी कोशिका। यानी कोशिका किसका इकाई है? यानी यहाँ हम लोग बात कर लें, अगर बात अगर कोशिका की कर लें हम लोग, बात अगर कोशिका की कर लें, ये कोशिका किसकी इकाई है? कोशिका इकाई है किसका? जीव का। तो कोशिकाओं के मिलने से जिस तरह से जीव बनता है, कोशिका के मिलने से जीव बनता है, उसी तरह जीवों के मिलने से क्या बनता है? जैव मंडल बनता है। क्या मतलब क्या बनता है? जैव मंडल बनता है। तो कोशिकाओं के मिलने से जीव बनता है और जीवों के मिलने से जैव मंडल बनता है। जैव मंडल को हम कह सकते हैं सजीवों का संसार, यानी जीवित पदार्थों का संसार को क्या बोलेंगे? जैव मंडल। तो लेकिन इन सभी सजीवों को, या जैव मंडल का सीधा मतलब किससे जाएगा? सजीवों से। तो सजीव में क्या क्या आएंगे? पादप भी आएंगे और क्या आएगा? जंतु भी आएगा। जंतु में सभी प्रकार के जीव जंतु, हम आप जैसे सभी लोग आ जाएंगे जंतु में। और पादप में छोटे छोटे पेड़ पौधे से लेकर के बड़ा बड़ा विशाल वृक्ष तक आ जाएगा। क्या आएगा? छोटे छोटे पेड़ पौधे से लेकर बड़ा बड़ा विशाल वृक्ष भी आने वाला है। तो ये सजीव हो जाएगा। तो इसमें इन सजीव को, इन सभी जैव मंडल को रहने के लिए कुछ अजैविक घटकों पर भी निर्भर रहना पड़ता है। यानी हम जीव तब तक जीवित हैं जब तक यहाँ सूर्य का प्रकाश है, जब तक जल है, जब तक मिट्टी है, जब तक यहाँ तापमान है, जब तक यहाँ वर्षा होती है। तो होता क्या है ना कि जैविक और अजैविक सभी घटकों के मिलने से बनता है। तो पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण का आप जब संधि विच्छेद करेंगे, इसका क्या होने वाला? ये आपका हो जाएगा परिजोड़ आवरण। क्या होता है? ये क्या होने वाला है? पर्यावरण आपका क्या होगा? पर्यावरण जब इसको तोड़ेंगे तो परिजोड़ आवरण होगा। परि का अर्थ होता है चारों तरफ, इसी को बोलते हैं परिधि या परितः, और ये होता है परि यानी चारों ओर का आवरण। तो जीव जंतु के जीने वाले स्थान के जो चारों ओर का आवरण है वो पर्यावरण है। वो किससे मिलकर बनेगा? तो सजीव घटकों से भी मिलकर बनेगा, अजैविक घटकों से भी मिलकर बनेगा और भू आकृति से भी बनेगा। भू आकृतिक में जो हम मानव निर्मित जो कुछ चीजें हम लोग बदलाव लाते हैं, फैक्ट्रियों का निर्माण करते हैं या फिर नया शहर बचाते हैं, तो वहां से भी पर्यावरण पर असर पड़ता है। तो पर्यावरण किससे बनता है? तो जैविक, अजैविक और भू आकृतिक सभी घटकों से मिलकर बनता है। तो आपका यहाँ आंसर क्या होने वाला है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर आपका आंसर होने वाला है। तो उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चले हम लोग। प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, एक प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ हैं जिसका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। आपसे पूछा गया सुंदरलाल बहुगुणा का किसके लिए वह जाने जाते हैं?
ऑप्शन है चिपको आंदोलन के लिए नर्मदा बचाओ, सत्याग्रह, भ्रष्टाचार विरोधी। तो बात यहाँ करें अगर सुंदरलाल बहुगुणा का, तो सुंदरलाल बहुगुणा का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये संबंधित है आपका चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन से, ये चिपको आंदोलन कब हुआ था? 70 के दशक में चिपको आंदोलन हुआ, जो पेड़ पौधों के बचाने के लिए, यानी पर्यावरण, हिमालय के तराई क्षेत्र में, हिमालय के जो ये तराई क्षेत्र थे वहां में, हिमालय के तराई क्षेत्र में पेड़ पौधे को बचाने के लिए, पेड़ को बचाने का अभियान था। क्या था? पेड़ को बचाने का अभियान था। इसका नाम था क्या? चिपको आंदोलन। ये कहाँ हुआ था चिपको आंदोलन? 1970 के दशक में, यानी 71 के आसपास। ये कहाँ हुआ था? आज वर्तमान के उत्तराखंड में, उस समय उत्तर प्रदेश थे, उत्तराखंड आज हैं, तो आज के उत्तराखंड में यह चिपको आंदोलन हुआ था। ये 1971 के समय की बात है। चिपको आंदोलन से संबंधित थे कौन? सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। अब बात करें नर्मदा बचाओ से, तो यहाँ कौन था? मेधा पाटेकर, नाम सुने होंगे आप लोग। मेधा पाटेकर, अगर आपसे पूछे तो मेधा पाटेकर मुख्य रूप से नेतृत्व किसका की थी? ये नर्मदा बचाओ। सत्याग्रह की बात कर लें तो सत्याग्रह का संबंध गांधी जी से है, और गांधी जी से सत्याग्रह का संबंध है। किससे? गांधी जी से संबंध है किसका? सत्याग्रह का। लेकिन अगर व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें, व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसमें 3 नाम आएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये व्यक्तिगत सत्याग्रही में से 3 नाम आएगा। प्रथम कौन होगा? प्रथम होगा आपका विनोबा भावे। कौन होगा? विनोबा भावे, विनोबा भावे। और उसके बाद अगर द्वितीय की बात करेंगे, द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू द्वितीय सत्याग्रही थे। इसी में अगर तृतीय पूछता है, पिछले बार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया कि तीसरा सत्याग्रही कौन था? तीसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही था कौन? ब्रह्मदत्त। कौन था? ब्रह्मदत्त। तो ब्रह्मदत्त को भी आप लोग याद रखेंगे। ये था आपका सत्याग्रही। अब यहाँ आ जाए भ्रष्टाचार विरोधी। एक आपसे पूछा गया है भ्रष्टाचार विरोधी के बारे में। ये भ्रष्टाचार विरोधी की अगर बात कर लें, यहाँ भ्रष्टाचार विरोधी से संबंध कौन थे? अन्ना हजारे। ये कौन व्यक्ति था? अन्ना हजारे। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन 2011-12 में इन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में किया था। अन्ना हजारे का संबंध है भ्रष्टाचार विरोधी से। तो यहाँ अगर आप मेरे साथ लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, अगर नहीं तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है आपसे पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान बात करें अगर ऑप्शन में आपका देहरादून है, तो देहरादून में क्या है? वन अनुसंधान केंद्र है। क्या है? वन अनुसंधान केंद्र। वन अनुसंधान केंद्र अगर पूछे आपसे तब आपका आंसर क्या होगा? देहरादून होगा, जो उत्तराखंड की राजधानी है। तो वन अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ है? देहरादून में। आंसर आपका होने वाला है नागपुर। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है नागपुर नाम का जगह। इसी नागपुर में आरएसएस का गठन 1925 ईस्वी में हुआ था। इसी नागपुर में आरएसएस का गठन 1925 में हुआ था। और नागपुर के बारे में देखें तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है, यानी पर्यावरण के बारे में रिसर्च सेंटर कहाँ है? नागपुर में। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा छोटा नागपुर। ये छोटा नागपुर क्या है? ये झारखंड का क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र। जिस पठारी क्षेत्र में झारखंड स्थित है वो कौन सा है? छोटा नागपुर पठार क्षेत्र है। और छोटा नागपुर को भारत का रूढ़ प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का रूढ़ प्रदेश कहते हैं। भारत का रूढ़ प्रदेश किसे कहते हैं? छोटा नागपुर को कहते हैं, क्योंकि यह खनिजों के उत्पादन में काफी महत्वपूर्ण है। खनिज यहाँ बहुत ज्यादा कोयला और लोहा मिलता है। ठीक है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन में है आपका रांची। तो यहाँ आपका क्या आंसर हो गया? बी नंबर। और ये आंसर आपका क्या होने वाला है? नागपुर में कौन सा है? पर्यावरण शोध संस्थान। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चले। फिर आपका नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। यहाँ आपका ऑप्शन छिपा हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ होता है। तो कौन होता है भाई? तो ग्रीन हाउस गैस की बात कर लें। ग्रीन हाउस गैस, GHG भी इसे कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस होता क्या है? ग्रीन हाउस गैस, तो इसमें 6 लगभग महत्वपूर्ण गैस आते हैं, 6 प्रमुख गैस आते हैं ग्रीन हाउस गैस में। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस में 6 महत्वपूर्ण गैस: CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें O3 यानी ओजोन आएगा, यानी इसको क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं। और इसमें क्या होगा? NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उसके बाद आ जाएगा आपका, उसके बाद इसी में आपको और भी दिखने को मिलेगा। तो ये आपका टोटल कितना? 6 प्रकार का गैस होता है। इसमें CH4 भी आता है, यानी कौन आता है? मीथेन।
इसमें कौन आता है, मीथेन। इसी में एक आता है जलवाष्प, कौन आता है, जलवाष्प, जलवाष्प भी है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, 6 प्रमुख GHG यानी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही है, मीथेन भी आता है ये भी सही है, और ओजोन भी आता है ये भी सही है, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी सही है। तो आपका आंसर क्या होने वाला, मुख्य घटक इसमें कौन होंगे, तो उपयुक्त में से एक कोई नहीं तो गलत है, लेकिन उपयुक्त में से एक से अधिक सही होगा, यानी इसके वजह से नहीं लेकिन इसके वजह से ये सही हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस वैसे गैस होते हैं जो पर्यावरण में तापमान को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, जो वातावरण में टेम्परेचर को यानी तापमान वृद्धि के लिए जिम्मेदार गैस। इसको सीधे आप याद रखिए कि तापमान में वृद्धि के लिए जिम्मेदार, तापमान में वृद्धि के लिए जो जिम्मेदार गैस है, तापमान में वृद्धि के लिए जो जिम्मेदार गैस होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस। सीधे शॉर्टकट याद रखना है आपको, तापमान में वृद्धि के लिए जो गैस जिम्मेदार होता है वो क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस होता है। ठीक है, ओजोन परत के क्या 6 लिखा हुआ, लिखेंगे आप 6, ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी कौन है, तो ओजोन परत के लिए, ओजोन परत के क्षय के लिए, तो ओजोन परत अगर बात कर ले, पृथ्वी का जो वायुमंडल है, ये अगर पृथ्वी है तो यहाँ वायुमंडल का इस तरह से परत चलता है, तो वायुमंडल के परत में पृथ्वी अगर ये है आपका, ये आपका पृथ्वी है, इसमें वायुमंडल का परत है अलग अलग ऊंचाई पर। तो इस वायुमंडल के परत में अगर बात करेंगे अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग है, यहाँ क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, इस तरह से 5 मंडल है। इसी में जब आप जाएंगे क्षोभ मंडल से ऊपर यानी समताप मंडल में, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, ओजोन परत मिलेगा। कौन सा परत मिलेगा, ओजोन परत मिलेगा। ओजोन का हम लोग केमिकल फॉर्मूला O3 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, O3 बोलते हैं। इसी ओजोन को पृथ्वी का कंबल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पृथ्वी का यानी सुरक्षा कवच कहते हैं। क्या कहते हैं, सुरक्षा कवच किसे कहते हैं हम लोग, पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी हम लोग ओजोन गैस को कहते हैं। क्यों, कैसे, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को ये क्या करती है, पराबैंगनी विकिरण जो होता है, अल्ट्रासोनिक वे जो होता है, ये पराबैंगनी विकिरण जो कि हमारे लिए काफी हानिकारक होता है, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है। क्या करती है, पृथ्वी की रक्षा करती है, यानी उसे अब यह अवशोषित कर लेती है, पृथ्वी तक आने नहीं देती है। कहां से आता है ये विकिरण, ये सूर्य से आने वाली, तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी आने से रोकती है। कौन, ओजोन गैस। तो ओजोन गैस पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। और अब यहाँ पूछा गया कि कौन उत्तरदायी है ओजोन के क्षय के लिए। इस ओजोन परत में धीरे धीरे क्षय होता जा रहा है, जिससे पृथ्वी में काफी संकट बढ़ सकता है। तो ओजोन क्षय के लिए जिम्मेदार कौन है, तो ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनमें से कोई नहीं। तो अगर मुख्य रूप से उत्तरदायी आपसे पूछा जाए तो वो है CFC। कौन है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है ओजोन परत के क्षय के लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड, हम लोग NO3 को नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2। ये सब आप जान रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग चलें, नेक्स्ट है आपका पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से कौन सी गैस उत्पन्न होगी। बात है पेट्रोल का और डीजल का, ये सब क्या है, ये जीवाश्म ईंधन है। क्या है, जीवाश्म ईंधन है, यानी ईंधन का ऐसा स्रोत है जो कि एक समय में समाप्त होने वाला है। यानी ईंधन का ऐसा स्रोत है जो पृथ्वी के भूगर्भ से प्राप्त किया जाता है। पृथ्वी एक ऐसा स्रोत है ईंधन का जो आने वाले समय में समाप्त हो जाएगा। एक ऐसा स्रोत है जिसका सीमित मात्रा में हमारे पास उपलब्धता है, तो ये इसे कहते हैं जीवाश्म ईंधन। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन में पेट्रोल और डीजल आते हैं। इनके अगर अधूरे जलने से, ये अगर सही से जले तो कम प्रदूषण करता है, लेकिन अगर ये अधूरा जले तो ज्यादा प्रदूषण होता है, ज्यादा हानिकारक होता है हमारे लिए, पर्यावरण के लिए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसके अधूरे जलने से कौन सी गैस उत्पन्न होगी, तो यहाँ है आपका ऑक्साइड लिखा हो, कार्बन मोनोऑक्साइड है ऑप्शन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर किसी भी पदार्थ, अगर कोई भी पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ी है, उनसे निकलने वाले धुएं में सबसे ज्यादा जो हानिकारक तत्व होता है, हानिकारक जो गैस होती है, वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CO।
कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा खतरनाक होता है और उससे निकलने वाले गैसों में सबसे अधिक क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। इसके अलावा कांच के कण भी निकलते हैं, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड निकलते हैं, लेकिन मुख्य घटक कौन होता है, कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो वो गैस कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो याद रखेंगे कोई भी वाहन चल रहा है तो उससे निकलने वाले ईंधन के जलन से जो उत्पन्न होगा गैस वो कौन सा होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। आपसे पूछा गया कणीय तत्व एक डैश होता है, कणीय तत्व का इंग्लिश है पार्टिकुलेट मैटर, इसको बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर। आप लोग नाम सुनते होंगे पीएम, पीएम 2.5, पीएम 10, तो नाम इस तरह का सुनते हैं पीएम 2.5, पीएम 10। ये क्या है पीएम 10, पीएम 2.5, ये क्या है, माइक्रोमीटर में ये इसका जो है माप होता है, यानी कण, यानी पृथ्वी, ये जो कण है, छोटे छोटे कण है, उसकी माप है। ये पार्टिकुलेट मैटर है यानी कण है, और इसका क्या है, ये 2.5 का मतलब हो गया 2.5 माइक्रोमीटर है उसका मतलब लेंथ, या फिर उसका जो भी कहिए माप। तो ये माप है उसका क्या, 2.5 या 10, यानी 10 है तो ज्यादा मोटा है, बट 2.5 है तो उससे भी कम मोटा है, ठीक है। तो पार्टिकुलेट मैटर होता है। पूछा गया कि ये जो पार्टिकुलेट मैटर होता है यह होता क्या है, ऑप्शन दिया है आपसे ठोस अपशिष्ट, वायु प्रदूषण, बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, ये बीपीएससी से पहले प्रश्न पूछ चुका है, यही वाला सेम प्रश्न है। कणीय तत्व एक डैश होता है, ठोस अपशिष्ट होता है, वायु प्रदूषक होता है, जल प्रदूषक होता है, मृदा प्रदूषक होता है। तो कणीय तत्व जो होता है पार्टिकुलेट मैटर, अक्सर आप चर्चा में सुनते हैं कि ठंडी के दिन में, दिसंबर जनवरी फरवरी के माह में दिल्ली जैसे स्थान में पीएम 2.5 का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है और लोगों को क्या होता है कि बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है ठंड के दिनों में, कुहासे के समय में। ये वास्तव में क्या होता है, ठोस अपशिष्ट नहीं, क्या होता है, वायु प्रदूषक होता है। क्या होता है, वायु प्रदूषक। कुछ लोग सोचते हैं कण है तो ठोस अपशिष्ट होगा, नहीं, ये ठोस अपशिष्ट ना होकर क्या है, वायु प्रदूषक है। क्या है, वायु प्रदूषक है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है लोगों को, तो ये वायु को प्रदूषित करने वाला कणीय तत्व पार्टिकुलेट मैटर होता है। ऑप्शन आपका यहाँ क्या हो जाएगा, बी नंबर, वायु प्रदूषक आपका आंसर होने वाला था। आपने समझ लिया पार्टिकुलेट मैटर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलें, पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र का पहला सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र की बात करें, यूनाइटेड नेशन जिसका गठन कब हुआ था, 1948 में। तो 1948 में जब यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ, संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ, तो इन्होंने पर्यावरण और विकास के क्षेत्र में ध्यान प्रारंभ में नहीं दिया, लेकिन पर्यावरण और उसके विकास के क्षेत्र में इसका पहली बार ध्यान कब गया, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है वियना सम्मेलन 1985, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987, रियो सम्मेलन 1992, क्योटो सम्मेलन 1997। तो यहाँ आपका आंसर होने वाला, यहाँ जो पूछा गया आपसे पर्यावरण पर, तो यूनाइटेड नेशन द्वारा पहली बार पर्यावरण और उसके विकास पर पहला जो सम्मेलन हुआ था, सबसे पहले अगर बात करेंगे तो वो हुआ था आपका 1972 में। कब हुआ था, 1972 में। लेकिन ये पर्यावरण से रिलेटेड ना होकर किससे संबंधित था, वन्यजीव के संरक्षण से संबंधित था। किससे था, वन्यजीव संरक्षण से संबंधित। लेकिन अगर बात करें, इन्होंने पर्यावरण पर पूरी तरह से जो पहला प्रयास किया, जिसका नाम ही था पर्यावरण संरक्षण के लिए सम्मेलन, तो वो कौन सा था सम्मेलन, वो था रियो डी जेनेरियो में आयोजित रियो सम्मेलन। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, रियो सम्मेलन। तो रियो नाम का शहर कहाँ है, रियो डी जेनेरियो, ये ब्राजील में है। कहाँ है, ब्राजील का एक शहर है, ब्राजील का एक शहर है, ब्राजील में। यह हुआ 1992 में। तो पर्यावरण के विकास के लिए सम्मेलन, पहला पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया, यह था आपका रियो सम्मेलन 1992। इसी रियो सम्मेलन का आगे तक, अभी जो हम लोग इसमें रियो सम्मेलन को आगे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे इसी रियो सम्मेलन को आगे बढ़ाने के क्रम में देखेंगे कि रियो सम्मेलन के आगे निकलकर हम लोग यहाँ से 3 महत्वपूर्ण सम्मेलन देखते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में 3 महत्वपूर्ण सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। 3 महत्वपूर्ण सम्मेलन में एक होता है UNFCCC। क्या होता है, UNFCCC। तो UNFCCC एक होता है, और एक होता है आपका BOD, बायोडाइवर्सिटी, CBD होता है, यानी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। और एक होता है मरुस्थलीकरण को लेकर के। क्या होता है, मरुस्थलीकरण रोकथाम के लिए सम्मेलन, मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन। ये 3 सम्मेलन का जो जड़ है, इन तीनों सम्मेलन का जो माँ है, यानी माता, या इसको कहें कि जनक जो रहा है,
वो कौन सा है? रियो सम्मेलन। रियो डी जेनेरियो में जो पृथ्वी सम्मेलन, इसी को पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं। रियो सम्मेलन को ही हम लोग पहला क्या बोलते हैं? पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं। कब हुआ था? ये 1992 में हुआ था। इससे निकला सी, जब बात करें यूनाइटेड, ये यूएनएफसीसी का जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण जो परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, तो इस जलवायु परिवर्तन को लेकर के फ्रेमवर्क कन्वेंशन किसका है? यूएनएफसीसी। तो इसी में अभी जो COP27 हुआ, COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो विभिन्न पार्टी यानी सदस्यों के द्वारा जो ये कॉन्फ्रेंस हुआ, ये कहाँ हुआ? ये जो COP27 अभी जो हाल ही में हुआ है, COP27, ये मिस्र में हुआ है। कहाँ हुआ है? मिस्र में हुआ है। शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित हुआ COP27। अगर बात करें CBD का, तो यह है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यानी जैविक विविधता को लेकर सम्मेलन। ये क्या है? जलवायु परिवर्तन को लेके। ये इसमें अगर लिखना हो आपको तो शॉर्ट में लिख सकते हैं, ये जलवायु परिवर्तन पर काम करती है, जलवायु परिवर्तन पर। और ये किस पे काम करती है? ये जैव विविधता पर काम करती है, जैविक विविधता पर। जैविक विविधता का सम्मेलन है, तो इसमें भी COP होता है। और ये जो COP अभी हुआ है 2022 में, ये COP15 है। क्या है? COP15 है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? कनाडा में, मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका आयोजन हुआ है। और मरुस्थलीकरण पर भी हम लोग COP का आयोजन करते हैं। मरुस्थलीकरण पर जो COP का आयोजन है हाल ही में अभी कहाँ हुआ है? आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ रहेगा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि 2022 में, यानी कि हाल फिलहाल में जो भी मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन हुआ है वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा, वो कहाँ आयोजित हुआ है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो चलिए, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र का जो पहला सम्मेलन आपसे पूछा गया है, ये कहाँ था? अब तक आपका आंसर क्लियर हो गया होगा। ये था रियो सम्मेलन, जिसे हम लोग पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। 1992 की बात है, जब संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार पर्यावरण और उसके विकास पर बात करने का प्रयास किया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलें जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ यहाँ कार्यक्रम आपका छुपा हुआ है, आप लिख लेंगे यहाँ। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यक्रम कन्वेंशन ढांचा, संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यक्रम ढांचा किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित? अभी हमने क्या बताया, ये जो जलवायु परिवर्तन का संबंध है, यानी 1992 की बात चल रहा है, पृथ्वी सम्मेलन की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है, आप देख लेंगे 2017 या 2018 में ये क्वेश्चन बीपीएससी का है, ऑप्शन भी बीपीएससी का है। ठीक है, तो आपको दिख भी रहा होगा ई नंबर ऑप्शन है। ठीक है, ई नंबर ऑप्शन केवल और केवल बीपीएससी देती है। तो आपको यहाँ जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यक्रम कन्वेंशन ढांचा जो है वो किससे संबंधित है? अभी हम लोगों ने क्या क्या किन किन चीजों से वो संबंधित है? पहला वो जलवायु परिवर्तन से है, यूएनएफसीसी यानी क्लाइमेट चेंज से। दूसरा है सीबीडी यानी बायोडाइवर्सिटी से। तीसरा किससे? मरुस्थलीकरण से। इन तीनों में से कोई अगर आएगा तो वो आंसर होगा, अगर नहीं आएगा तो ई नंबर तैयार है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी लाने से, डायरेक्ट इस पर नहीं, इनडायरेक्टली तो जलवायु परिवर्तन में है, डायरेक्ट इस पर नहीं हुआ है सम्मेलन। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी, डायरेक्ट इस पर भी सम्मेलन नहीं हुआ। यूरेनियम उत्पादन के लिए भी डायरेक्ट सम्मेलन नहीं हुआ, लेकिन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए हुआ है। जब ग्रीन हाउस गैस के लिए बात करेंगे, क्योटो सम्मेलन हुआ है, उसी में यूएनएफसीसी जब आगे बढ़ेगा तो उसमें बनेगा आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल इंटर गवर्नमेंटल, इसमें हो जाएगा आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये हो जाएगा आपका क्लाइमेट चेंज पर ये आ जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों के लिए क्योटो सम्मेलन होगा। कहाँ होगा? ये क्योटो नामक स्थान पे होगा। क्योटो सम्मेलन का संबंध किससे है? तो ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। तो क्योटो सम्मेलन हुआ था ग्रीन हाउस गैस से, तो स्पेशली ग्रीन हाउस गैस के लिए है। ओजोन के लिए भी सम्मेलन है, ग्रीन हाउस गैस के लिए भी सम्मेलन है, मरुस्थलीकरण के लिए भी सम्मेलन है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, यूरेनियम या स्पेशली जीवाश्म ईंधन के लिए कोई सम्मेलन नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर। फिर हम लोग नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा एक चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, पूछा एक चिड़िया से कि कैसे बनाया आसियाना। मैं इसी आसियाने की बात कर रहा हूँ, चिड़िया का ये आसियाना के बारे में जब चिड़िया से हमने पूछा, तो पूछा एक चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है।
तो उड़ान बार बार भरनी होगी और तिनका तिनका उठाना होगा, यानी छोटे छोटे फैक्ट्स को भी आपको ध्यान में रखना होगा और बार बार प्रयास करना होगा, बार बार रिवाइज करना होगा। तो चिड़िया क्या बोली, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तब जाकर के एक आशियाना बनता है। तो आपको भी अपने जिंदगी का आशियाना बनाना है तो बार बार उड़ान भरना पड़ेगा, तिनका तिनका उठाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहीं से करते हैं फिर से शुरुआत। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए, पारिस्थितिकी की संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण कितना अनिवार्य है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए संपूर्ण भूमि का 33%, संपूर्ण भूमि का 50%, संपूर्ण भूमि का 25%, संपूर्ण भूमि का 40%। तो भारत सरकार अभी तक यह मान के रखी है कि 33% हमारे यहाँ अगर वन की वनावरण क्षेत्रफल हो जाए 33%। अभी कितना है आपका, अभी लगभग आपका कितना है 24.67%, यही है क्या 24.67 वनावरण, और इसको मिला करके वृक्षावरण वनावरण को टोटल मिला के 24%, लगभग 25% के आसपास हम लोग पहुंचे हैं। लेकिन 33% जिस दिन पहुंचेंगे उस दिन पारिस्थितिक संतुलन के लिए कम से कम, ये न्यूनतम है, 33% न्यूनतम होना चाहिए। तो संपूर्ण भूमि का कम से कम कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए। किसके लिए, पारिस्थितिक संतुलन के लिए। पारिस्थितिकी के बारे में हम लोग थोड़ा अभी पढ़ेंगे, तो इतना जान लीजिए पारिस्थितिक संतुलन के लिए, यानी एनवायरमेंटल बैलेंस में, क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए हमें क्या करना चाहिए, 33% वनावरण की आवश्यकता होती है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। तो बात कर लें अगर भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र, ये पूछा गया है, ये आपसे नहीं पूछा गया कि क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा वन कहाँ है। क्वेश्चन को सही से समझा जाए, भारत के किस राज्य में, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र यानी सबसे अधिक क्षेत्रफल, उस राज्य का सबसे अधिक क्षेत्रफल वनों के अंतर्गत पाया जाता है, यानी वन घनत्व पूछा जा रहा है। किस राज्य में वन घनत्व सबसे ज्यादा है। प्रश्न को सही तरह से समझने की जरूरत है, वरना आपके लिए ऑप्शन तैयार है मध्य प्रदेश, और आपको मिलेगा -1/3 या 1 अगर आप दे रहे हैं इसको, मतलब बीपीएससी में दे रहे हैं तो 1/4 या 1/5 जाएगा, ठीक है, ये आपका नेगेटिव चला जाएगा। तो आपके लिए ऑप्शन तैयार है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो आप हमें बताइए तो किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है, यानी उस राज्य का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वन के इसमें है, तो वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। आपका आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश, यानी वन घनत्व का आंसर है ये। क्या है, सर्वाधिक क्षेत्र का मतलब है कि वन घनत्व, पूरे भारत का क्षेत्रफल नहीं पूछा जा रहा आपको, वन घनत्व। और आपसे अगर पूछा जाता कि किस टोटल मतलब पूरे भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस राज्य के पास है, सबसे अधिक क्षेत्रफल किस राज्य के पास है जो वनावरण से ग्रसित है, तो वो कौन सा है, मध्य प्रदेश है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य पूछे तो वो मध्य प्रदेश, लेकिन किस राज्य का सबसे अधिक क्षेत्रफल, उस राज्य के कंपैरिजन में देख रहे उस राज्य का, तो यहाँ क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। तो सर्वाधिक अगर क्षेत्रफल आपसे पूछे, सर्वाधिक क्षेत्रफल में वन पूरे भारत में, तो वो आपका आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। तो अब हम लोग फिर से आगे चले, यहां से वन स्थिति रिपोर्ट को आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, आपसे पूछा गया नेशनल पार्क के बारे में, ये नेशनल पार्क में पूछ रहा हूं, नेशनल पार्क। कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज बहुत होते हैं। सलीम अली, सबसे पहले जान लीजिए सलीम अली एक पक्षी विज्ञानी है। कौन है, पक्षी विज्ञानी है, पक्षी विज्ञानी सलीम अली, अब है नहीं, ये गुजर चुके हैं सलीम अली। तो सलीम अली को हम लोग बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, बर्डमैन ऑफ इंडिया। सलीम अली के बारे में आप जान लिए। अब सलीम अली के नाम से, सलीम अली यहाँ क्या है, सलीम अली, अगर आपसे पूछे सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य सलीम अली के बारे में चल रहा है, पक्षी अभ्यारण्य अगर आपसे पूछे सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, तो आपका आंसर होगा गोवा। कहाँ होगा, गोवा में। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, गोवा में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यानी नेशनल पार्क कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। कहाँ है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर की राजधानी भी है श्रीनगर, तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कौन सा है, नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क। और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य पूछे तो गोवा में। तो गोवा में क्या है, पक्षी अभ्यारण्य है। क्या है, पक्षी अभ्यारण्य है। कहाँ, गोवा में है पक्षी अभ्यारण्य। और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, श्रीनगर में है। कहाँ है, श्रीनगर में। तो यहाँ से क्लियर हो गया। तो अब हम लोग आगे चलें।
नेक्स्ट है आपका शैवाल और कवक के मिलने को क्या कहते हैं। आपसे पूछा जा रहा है शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है। शैवाल और कवक के मिलने से क्या बनता है, लाइकेन बनता है। इसे क्या कहते हैं, शैवाल और कवक के मिलकर रहने की इस व्यवस्था को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले लाइकेन के बारे में जानिए। लाइकेन एक तरह का क्या है, थैलोफाइटा समूह का एक वनस्पति है। क्या है, थैलोफाइटा समूह का क्या है, वनस्पति है। थैलोफाइटा समूह में आता है और ये क्या है, वनस्पति है। और लाइकेन एक तरह से आपका प्रदूषण का सूचक भी है। प्रदूषण का क्या है, सूचक भी है। जहां ज्यादा प्रदूषण है समझिए कि वहां लाइकेन नहीं उगेगा। जहां लाइकेन की उपस्थिति है समझिए वहां क्या है, मतलब पर्यावरण स्वच्छ है। तो प्रदूषित वातावरण में लाइकेन नहीं उगते हैं। ठीक है, लाइकेन थैलोफाइटा समूह का एक वनस्पति है, यानी एक तरह का क्या है, मतलब एक तरह का थैलोफाइटा ग्रुप का है, यानी दलदल टाइप का आपको लगेगा वो लाइकेन है। तो अब आ जाइए, वनस्पति है तो क्या है, तो ये कवक और शैवाल के मिलने से बनता है। तो कवक और शैवाल के मिलने से जब लाइकेन बनता है तो कवक और शैवाल इसमें क्या करता है, कवक क्या करता है, ये खनिज लवण, जल और खनिज लवण, साथ ही कार्बोहाइड्रेट नहीं सॉरी, जल है, खनिज लवण है, प्रोटीन है, विटामिन है। प्रोटीन कम, विटामिन है, इसमें क्या है, विटामिन है। तो विटामिन, खनिज लवण, जल, ये सब चीज कौन, कवक तैयार करता है। कवक से किसको मिल जाता है, शैवाल को मिल जाता है। और शैवाल हम लोग जानते हैं, शैवाल क्या, ग्रीन हाउस, ये क्या बोलते हैं उसको, शैवाल जो है पर्णहरित होता है शैवाल में। तो शैवाल में जब पर्णहरित होता है ये क्या करता है, ये सूर्य के प्रकाश से क्या बना देता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या बना लेता है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट ये बनाता है कौन, शैवाल। ये कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है कवक को। तो कवक को कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है शैवाल से, और शैवाल को जल, खनिज लवण और विटामिन मिल जाता है कवक से। तो कवक और शैवाल का एक दूसरे से कैसा संबंध है, सहजीवन का संबंध है। ऑप्शन आपका है म्यूचुअलिज्म, कॉमनसेलिज्म, पैरासाइटिज्म, कन्वर्जन। तो अब यहाँ में अगर बात कर लें, ये जो म्यूचुअलिज्म आपका जो ऑप्शन दिया हुआ पहला वाला, ये है म्यूचुअलिज्म। इसी को आपको कहीं दिखाई देगा हेलोटिज्म। क्या दिखाई देगा, हेलोटिज्म। तो हेलोटिज्म उसी का नाम है, इसी का नाम है सहजीवी या सहजीवन। तो सहजीवी भी कहीं दिखाई दे, अगर सहजीवी दिखाई दे या म्यूचुअलिज्म दिखाई दे या फिर आपको हेलोटिज्म दिखाई दे, ये सभी एक ही चीज है। म्यूचुअलिज्म, हेलोटिज्म, सहजीवी, ये सभी एक ही चीज है। जिसमें क्या होता है कि दो अलग अलग जीव एक दूसरे के लिए सहयोगी का काम कर रहे हैं, किसी को कोई हानि नहीं पहुंचा रहा है। कवक को शैवाल से हानि नहीं है, शैवाल को कवक से हानि नहीं है। कवक के द्वारा शैवाल को हेल्प हो जा रहा है, शैवाल के वजह से कवक का हेल्प हो जा रहा है। इसको कहते हैं सहजीवन। क्या कहते हैं, सहजीवन या हेलोटिज्म या म्यूचुअलिज्म। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, म्यूचुअलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता है कि जब एक जीव कुछ ऐसा विषैला स्राव करता है जिससे दूसरे जीव को हानि पहुंच जाता है, इसे कमेंसलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम का एक क्या होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस नाम का एक जीव है जिससे स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबॉडी हम लोग यानी प्रतिजैविक एंटीबायोटिक बनाते हैं। उसका जो श्रवण होता है, यानी एंटीबायोटिक कौन है, तो एंटीबायोटिक जब हम लोग बना लेते हैं तो उसके श्रवण से दूसरा जीव को मौत हो जाता है, दूसरा जीव जो उनके साथ रहता है उसको हानि पहुंचता है, तो उसे क्या कहते हैं, कमेंसलिज्म। और बात आ गई पैरासाइटिज्म। तो यहाँ पैरासाइटिज्म का मतलब हो गया परजीवी। क्या होता है, परजीवी, यानी ऐसा जीव जो पूरी तरह से दूसरे पर निर्भर हो। वह केवल निर्भर है, उससे दूसरे को लाभ नहीं होगा, लेकिन वह दूसरे पर निर्भर है, उसे क्या कहते हैं, परजीवी या पैरासाइटिज्म। और कन्वर्सन, ये कन्वर्सन है आपका एक तरह से प्रतिस्पर्धा में जैसे शेर और चीता हो गया। शेर और चीता दोनों की आवश्यकता सेम है, एक ही जंगल में दोनों को भोजन जुटाना है, तो दोनों एक दूसरे पर क्या प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये था, तो आपका कवक और शैवाल वाला आंसर क्या होगा, म्यूचुअलिज्म, हेलोटिज्म या सहजीवी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि ये डेली लाइफ से जुड़ा हुआ चीज है। अभी आप लोग सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य देख रहे थे, अब एक और पक्षी अभ्यारण्य है, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ऑप्शन है हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, गोवा में, बिहार में। तो हरियाणा के गुड़गांव में, कहाँ में, हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है सलीम अली, ये सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, हरियाणा के गुड़गांव में सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है। जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने क्या देखा, सलीम अली नेशनल पार्क है। क्या है, सलीम अली
नेशनल पार्क है, कहाँ में, ये जम्मू कश्मीर है। गोवा में भी हम लोगों ने देखा सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है गोवा में। बिहार में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है, बिहार में है आपका जमुई जिले में नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य। नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, बिहार में, और बिहार के कहाँ, जमुई जिला में है। कहाँ में है, जमुई जिला में है नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य। कहाँ है, बिहार के जमुई जिला में। गोवा में क्या हो गया, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चले, नेक्स्ट अब हम लोग थोड़ा सा थ्योरी में आ गए हैं। बहुत सारे सवाल कर लिए आप लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी से, तो थोड़ा सा जानते हैं क्या होता है पर्यावरण, थोड़ा सा इस पारिस्थितिकी का और कुछ छोटा मोटा चीज जो आपको एग्जाम में नजर आने लगता है, तो उन सब चीजों को हमने प्रश्न पे नहीं बांधा है, उनको बस वन लाइनर रूप में लेकर के आए हैं, तो थोड़ा सा स्पीड में इसको भी देख लेंगे, है ना। तो ये आपका पर्यावरण, अभी तो हमने आपको बताया था पर्यावरण का मतलब होता है चारों तरफ का आवरण, यानी सराउंडिंग्स, यानी आपके चारों तरफ जो चीजें फैली हुई है वो क्या होता है, जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बनता है क्या, पर्यावरण। जैविक में जंतु और वनस्पति आता है, और जंतु और वनस्पति को जीवन जीने के लिए, जैव मंडल को जीने के लिए, यानी सजीवों के परिवार को, सजीवों के संसार को जिंदा रहने के लिए कुछ अजैविक चीजों पर निर्भर रहना पड़ता है। सूर्य का प्रकाश हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, मृदा हो गया, इन सभी चीजों पर हमें निर्भर रहना पड़ता है। तो यानी पर्यावरण जो होता है वो मिलके बनता है किससे, जैविक घटक और अजैविक घटक से। तो जैविक घटक में पादप और जंतु, सीधे ले लेंगे, पादप मतलब सभी पेड़ पौधे, छोटे छोटे वनस्पति से लेकर के बड़ा बड़ा वृक्ष भी आ गया, पादप और जंतु। जंतु जब ले लिए तो इसमें डायनासोर से लेकर के छोटा छोटा एकदम सूक्ष्म जीव तक आ जाएगा, सूक्ष्म जीव से लेकर के डायनासोर तक सभी इसमें आ जाएंगे, व्हेल तक आ जाएंगे, तो जंतु हो गया। उसके बाद अजैविक घटक में क्या होगा, सूर्य है हमारे लिए, सूर्य से हमें प्रकाश मिलेगा। उसके बाद हमारे पास वायु है, उसके बाद हमारे पास क्या है, मिट्टी है यानी मृदा है। उसके बाद हमारे पास क्या है, जल है। इन सभी के बिना कुछ नहीं हो सकता है हमारे जीवन का। ये सभी चीज, इसी में तापमान है और भी बहुत सारे चीज हैं, तापमान है यानी अजैविक घटक। सजीव और निर्जीव दोनों ही चीजों से मिलकर हमारा संसार बना, जिसे पर्यावरण के दो घटक, जैविक घटक और अजैविक घटक कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट। और आप अब आ जाइए इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र। इसी पर्यावरण, जब पर्यावरण समझ में आ गया तो जीव प्लस पर्यावरण को जब आप मिला देंगे, इसी का जब अध्ययन करेंगे, जीव और पर्यावरण के बीच का जब अध्ययन करेंगे, इसी अध्ययन का नाम है पारिस्थितिकी। क्या नाम है, पारिस्थितिकी, या इसी को कहते हैं इकोलॉजी। क्या कहते हैं, इकोलॉजी। इकोलॉजी एक अध्ययन है, क्या है, इकोलॉजी एक अध्ययन है। इकोसिस्टम एक तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें जीव और पर्यावरण का जो सिस्टम होता है, जीव और पर्यावरण का जब सिस्टम का हम अध्ययन करेंगे तो वो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएगा। और इसका जो अध्ययन करेंगे कहाँ करेंगे, तो इकोलॉजी में करेंगे। इकोलॉजी में इकोसिस्टम का अध्ययन करेंगे। आप इतना स्पष्ट हो जाएंगे, ये इकोलॉजी है, ये इकोसिस्टम है। इकोलॉजी एक अध्ययन है, एक बुक है, जैसे बायोलॉजी होता है उसी तरह से एक इकोलॉजी है। इकोलॉजी में इकोसिस्टम का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी इज ए स्टडी, इकोलॉजी इज ए सब्जेक्ट। तो इकोलॉजी क्या है, एक सब्जेक्ट है, और इकोसिस्टम क्या है, उसका एक हिस्सा है, एक पार्ट है, उसको हम लोग पढ़ते हैं उसमें, ठीक है। तो इकोलॉजी का जनक अर्नेस्ट हैकल को कहते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो अर्नेस्ट हैकल नाम याद रखेंगे। इकोलॉजी के जनक किसको कहते हैं, अर्नेस्ट हैकल साहब को कहते हैं। और इकोसिस्टम का जनक किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का किन्होंने बात किया, तो इकोसिस्टम का जनक कहते हैं हम लोग एजी टांसले। किसको, एजी टांसले। ये सब प्रश्न भी छोटे छोटे एग्जाम में नजर आते हैं, आप लोग थोड़ा इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। तो एजी टांसले हो गया आपका इकोसिस्टम का जनक, इकोलॉजी का अर्नेस्ट हैकल। अब आगे आ जाइए बीओडी। बीओडी द्वारा मापी जाती है, बीओडी आप इस तरह से लिख रहे हैं तो ज्यादा सही रहेगा। बीओडी किसके क्या मापी जाती है, बीओडी से, तो यहाँ आ जाएंगे जब बीओडी का, तो ये बीओडी यहाँ देख ले हैं, बीओडी फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इससे क्या मापी जाती है, तो यह जल की शुद्धता को मापता है। क्या करता है, जल की शुद्धता को मापता है, जल शुद्ध है या नहीं है, जल में प्रदूषण कितना है, जल की शुद्धता को क्या मापी जाती है, तो जल की शुद्धता को मापी जाती है। जल की शुद्धता इसके द्वारा क्या मापी जाती है, जल की शुद्धता को मापी जाती है। क्लियर हो गया।
बीओडी क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी सीधा समझिए कि जल एक केमिकल है, जल में अगर वो कुछ घुल जाए तो वो क्या बन जाता है, केमिकल। उस केमिकल में, जैविक केमिकल में क्या है, ऑक्सीजन डिमांड कितना है, यानी जल जितना प्रदूषित होगा इसका मतलब है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, ऑक्सीजन की मात्रा घट गई है। जल में जब ऑक्सीजन की मात्रा घट जाए तो क्या कहेंगे उसे, यानी बीओडी का मान क्या हो गया, ज्यादा हो गया है, ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ गया है, ऑक्सीजन का मात्रा घट गया है, इसका मतलब क्या, यहाँ डिमांड है, यानी डिमांड बढ़ गया है। जिस जल में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाए इसका मतलब वहां प्रदूषण है, जिसमें डिमांड कम हो जाए इसका मतलब उसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है। तो यहां चलेंगे कि बीओडी का मान कम हो, बीओडी का मान कम हो इसका मतलब बीओडी मतलब क्या, ऑक्सीजन डिमांड। तो ऑक्सीजन डिमांड अगर कम हो इसका मतलब ऑक्सीजन डिमांड नहीं है उस जल को, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन उसके पास ऑलरेडी है, यानी स्वच्छ जल को दिखाएगा। आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछ के फंसाएगा आपको, यह स्वच्छ जल का संकेत है। अगर बीओडी का मान कम है तो स्वच्छ जल है, अगर बीओडी का मान अधिक है तो क्या होगा, यह प्रदूषित जल है। क्या है, प्रदूषित जल है। इसलिए हमने इसे लाया था कि आप इतना समझ जाएं कि ऑक्सीजन डिमांड की बात यहाँ उल्टा चलता है, ये नहीं कि बीओडी का मान ज्यादा है तो स्वच्छ जल है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलें। अब आज ये कुछ चीजें जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी से इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वन लाइनर फैक्ट के रूप में हम लोग इसको लेकर के आए हैं। रामसर साइट के बारे में थोड़ा सा जानिए। रामसर साइट भारत में कितने हैं, अभी 75 रामसर साइट हैं, और इसमें जो 75वां है यानी सबसे अंतिम 75वां वाला रामसर साइट है वो कौन सा है, सालबुग आर्द्र भूमि। कौन सा है, सालबुग आर्द्र भूमि। सालबुग आर्द्र भूमि ये कहाँ है, सालबुग आर्द्र भूमि जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का है, जम्मू एंड कश्मीर का है सालबुग आर्द्र भूमि। यह 75वां रामसर। बात करें रामसर साइट की, ये 1971 ईस्वी में 1971 में ईरान के एक रामसर नामक स्थान पर एक सम्मेलन हुआ था, और यह किससे संबंधित है, तो आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। किससे है, तो आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है रामसर साइट, यानी आर्द्र भूमि को इस सूची में रखा जाता है अलग अलग देश का। तो भारत में कई हजारों की संख्या में आर्द्र भूमि होंगे, लेकिन उनमें से 75 आर्द्र भूमि को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, यानी वैश्विक आर्द्र भूमि में यह शामिल हो गया है। बात करें नेशनल पार्क का, तो राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल पार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, नेशनल पार्क। तो भारत में नेशनल पार्क की संख्या कितना है, तो यह 101 है। वर्तमान में नेशनल पार्क कितने हैं, 101 हैं। टाइगर रिजर्व की बात करें, टाइगर रिजर्व, तो टाइगर रिजर्व की संख्या अभी वर्तमान में कितना है, 54 है। और लास्ट जो 54वां है, 54वां टाइगर रिजर्व, 54वां जो टाइगर रिजर्व है वो रानीपुर उत्तर प्रदेश का है। रानीपुर उत्तर प्रदेश है, रानीपुर उत्तर प्रदेश में है ये 54वां टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल जाएंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि अभी अभी करंट में आप लोग थोड़ा पढ़े होंगे टाइगर रिजर्व को। तो अगर टाइगर रिजर्व की बात करें, टाइगर रिजर्व, तो टाइगर प्रोजेक्ट हमारे यहाँ कब लाया गया था, टाइगर प्रोजेक्ट हम लोग 1973 में लाए थे। टाइगर प्रोजेक्ट यानी बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट आया, परियोजना आया। तो ये टाइगर प्रोजेक्ट जब 2023 आया तो 2023 तक हम लोग 50 वर्ष पूरा कर लिए थे। इसका जो उत्सव मनाया गया, बाघ उत्सव इसको बोलते हैं हम लोग, बाघ महोत्सव। बाघ महोत्सव 2023 में जो हुआ, और इसी से आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, ये 2023 में हुआ। कहाँ हुआ ये महोत्सव, बांदीपुर नेशनल, बांदीपुर टाइगर रिजर्व में हुआ। बांदीपुर टाइगर रिजर्व में यह महोत्सव का आयोजन हुआ। यह रिजर्व कहाँ है आपको पता होगा, यह कर्नाटक में है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है, यह कर्नाटक में है। तो कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में पीएम नरेंद्र मोदी साहब ने इसका उद्घाटन किया, बाघ उत्सव का उद्घाटन किया था। इसलिए आपको ये बात याद रखना जरूरी था। तो 50 वर्ष पूरे हो गए टाइगर प्रोजेक्ट का। तो हम लोग टाइगर डे कब मनाते हैं, यानी बाघ दिवस कब मनाते हैं, टाइगर डे, बाघ दिवस हम लोग 29 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 29 जुलाई को। अब अगर बात करें यहाँ में प्रधानमंत्री मोदी के साहब बताया गया, यानी इस समय जो आंकड़े दिए गए कुछ पर्यावरण के पदाधिकारियों द्वारा, उसने बताया कि 2967 से बाघों की संख्या बढ़कर 2967 से बढ़कर 3167 हो गया है। कितना, 3167 हो गया है। लेकिन बाघ गणना रिपोर्ट फिर बाद में, जब 29 जुलाई को बाघ गणना रिपोर्ट आया, 29 जुलाई 2023 को बाघ गणना रिपोर्ट 2022 आ गया। आप लिख लेंगे कि बाघ गणना रिपोर्ट 2023 आ गया है। तो बाघ गणना रिपोर्ट 2023 में बाघों की कुल संख्या, कुल बाघ कितने हैं भारत में, तो वो कितना है, 3486 है। कितना, 3486 हो गया। कितना, बाघों की संख्या 3482
34 82 कितना हो गया है, बाघों की संख्या हो गया है। ठीक है, तो अब 31 67 याद नहीं रखेंगे, 34 82 हो गया बाघों की संख्या। अगर आपको पूछे विश्व का कितना प्रतिशत बाघ इंडिया में है, तो 75%। विश्व का 75% से अधिक टाइगर केवल इंडिया में रहता है। इसीलिए टाइगर हम लोगों का मेक इन इंडिया का जो लोगो है वो भी टाइगर बना हुआ है ना, तो मेक इन इंडिया के लोगो में टाइगर है। इतना हम लोग जान लिए टाइगर प्रोजेक्ट। यहाँ थे हम लोग, तो टाइगर रिजर्व कितना है अभी, 54 है। 54वां कौन सा है, रानीपुर उत्तर प्रदेश। अब आ जाइए बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो टोटल जो बायोस्फीयर रिजर्व है भारत में 18 है। कितना है, 18 बायोस्फीयर। 18 में से यहाँ लिखेंगे 18 में से 11 को, 18 में से 11 को यूनेस्को ने क्या किया है, MAB कार्यक्रम में, यानी मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में इसको दर्जा दिया, मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा प्राप्त है। तो भारत में कितना टाइगर रिजर्व, कितना बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 है, लेकिन 11 को यूनेस्को का MAB दर्जा प्राप्त है, मेन एंड बायोस्फीयर का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो 553 वन्य जीव अभ्यारण्य है पूरे भारत में। 553 वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, 563। ये डाटा आपको हमेशा याद रखना है। वन्य जीव अभ्यारण्य कितना, 553। अब आ जाइए जैविक विविधता हॉटस्पॉट। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात करें तो पूरा वर्ल्ड में 36 हॉटस्पॉट है। कितना है, पूरे विश्व में, ये क्या है, विश्व में, लेकिन 36 में से 4 है इंडिया का, 4 है भारत में। तो चलिए यहाँ थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, यहाँ भी जगह नहीं है ना, तो हम लोग यहीं पर एक और लेते हैं। तो यहाँ आ जाइए आप, हॉटस्पॉट की बात करें, जैव विविधता हॉटस्पॉट, जैव विविधता हॉटस्पॉट, जैव विविधता हॉटस्पॉट पूरे विश्व में कितना है, 36 है। 36 में से 4 कहाँ के हैं, भारतीय हैं, 4 भारतीय हैं। तो 4 भारतीय भाई कौन कौन है, तो कौन कौन क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं, तो आप यहाँ चारों का नाम याद रखेंगे। पहला जो आपका नाम है तो पश्चिमी घाट है, कौन सा है, पश्चिमी घाट, जिसको हम लोग गुजरात के तट से लेकर कन्याकुमारी तक जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी जो है, ये आपका क्या है, पहला है। दूसरा में आ जाएंगे, पहले था पूर्वी हिमालय, अब पूर्ण हिमालय हो गया है, याद रखेंगे। अब पूरा हिमालय क्षेत्र जो है, हिमालयी क्षेत्र, पूरा हिमालयी, पहले आप पढ़ते होंगे पूर्वी हिमालय, अब पूरा हिमालय को ले लिया गया है। ठीक है, तीसरा है आपका सुंडालैंड क्षेत्र, सुंडालैंड क्षेत्र में अंडमान निकोबार क्षेत्र से लेकर के आपका जो अराकान योमा का जो विस्तारित क्षेत्र है अंडमान निकोबार, वो वाला पूरा क्षेत्र आ जाएगा किसमें, सुंडालैंड क्षेत्र में। चौथा आएगा भारत और म्यांमार की सीमा जो पूरब में है, तो भारत म्यांमार सीमा, कौन सा, भारत म्यांमार सीमा, भारत म्यांमार सीमा। तो यहाँ में 4 क्या है, हॉटस्पॉट है जो भारत का है, इसको हॉटस्पॉट का दर्जा, जैव विविधता से भरा हुआ क्षेत्र है। जानेंगे हम लोग जैव विविधता को डिटेल में जब आप पढ़ेंगे, इतना आप लोग पीटी एग्जाम के लिए इतना याद रखेंगे कि जैव विविधता हॉटस्पॉट कितना है, भारत में 4 है, पूरे वर्ल्ड में 36 है। 4 कौन कौन है, पश्चिमी घाट, हिमालयी क्षेत्र, सुंडालैंड, भारत म्यांमार सीमा, यहाँ हो गया। आप अगर यहाँ याद रखें, पश्चिमी घाट के जैव विविधता के लिए कमिटी गठित हुआ था, उस कमिटी का नाम क्या था, कस्तूरी रंगन कमेटी। क्या नाम था, कस्तूरी रंगन कमेटी। और कस्तूरी रंगन से आपको याद आया के कस्तूरी रंगन कमेटी का संबंध किससे है, नई शिक्षा नीति से भी है, किससे, नई शिक्षा नीति से। ठीक है, नेक्स्ट चले। अब यहाँ में कुछ अधिनियम है, उसको आपको याद रखना है। क्या रखना है, कुछ अधिनियम जो कब आया, पिछली बार क्वेश्चन में, कई क्वेश्चन में आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट देते होंगे जिसमें से क्वेश्चन दिखता होगा, जल संरक्षण, यहाँ आप ब्रैकेट लगाएंगे, जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण, यानी जल अधिनियम, सीधे याद रखेंगे, जल के लिए अधिनियम 1974 में आया था। कब आया था, 1974 में। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण, तो सीधे याद रखेंगे, वायु के लिए जो अधिनियम आया वो 1981 में आया था। कब आया था, वायु अधिनियम 1981 में। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यहाँ ट्रिपल स्टार लगा के आप याद रखेंगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब, 1986 में। भारतीय वन अधिनियम 1927 में,
ये कभी आया नहीं अभी तक ज्यादातर एग्जाम में, कुछ एग्जाम में ही आए हैं, याद रखना है इसको, वन अधिनियम। लेकिन अगर आपसे पूछे वन्य जीव अधिनियम, ये हमको लगता है 50 से अधिक प्रश्न, 50 से अधिक बार पूछे गए होंगे अलग अलग एग्जाम्स में। ये आपका कब का है? 1972 में। इसी के तहत हम लोग टाइगर प्रोजेक्ट लाते हैं, इसी के तहत एलिफेंट प्रोजेक्ट, इसका नाम ही है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। यानी वन के जितने भी जीव हैं उसका अगर हम संरक्षण करना चाहते हैं तो वो किस अधिनियम के तहत? 1972 के अधिनियम में आना पड़ेगा। इसमें 6 तरह के सब क्लाउज हैं, यानी 6 इसके इस अधिनियम में 6 अलग अलग प्रावधान है, उसको भी हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। नेक्स्ट अब आका है उसी 1972 के तहत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत हम लोगों ने अभी तक क्या क्या बनाया है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में आया था, उसी के तहत हम लोग कुछ वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं चलाए रखी है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण आपके सामने है प्रोजेक्ट टाइगर। तो अभी हम लोगों ने देख लिया प्रोजेक्ट टाइगर को डिटेल में, 50 साल हो गया इसका। बांदीपुर कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व में क्या बनाया गया? बाघ महोत्सव, ठीक है। उसके बाद आइए प्रोजेक्ट लायन। लायन मतलब यहाँ है शेर, लायन मतलब शेर। तो शेर के लिए भी हम लोग परियोजना कब लाए थे? 1973 में ही। आपको पता है लायन की बात करें तो एशियाई शेर भारत में कहाँ पाया जाता है? एशियाई जो शेर है, ये शेर गिर नेशनल पार्क गुजरात में, गिर नेशनल पार्क है, ये कहाँ है? गुजरात में। ये पूरे वर्ल्ड में केवल एक ही जगह पाया जाता है, पूरे विश्व में केवल एक ही जगह एशियाई शेर भारत के अलावा और कहीं नहीं पाया जाता है। प्रोजेक्ट कछुआ यानी प्रोजेक्ट टर्टल हम लोगों ने 1975 में लाया। कछुआ के लिए भीतरकनिका नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क ये कहाँ है? ओडिशा में। भीतरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा में है, ये कछुआ के लिए है। गहीरमाथा, गहीरमाथा जो गहीरमाथा अभ्यारण्य है, गहीरमाथा अभ्यारण्य ये भी ओडिशा में है। कहाँ है? गहीरमाथा अभ्यारण्य, ये भी कहाँ का है? ओडिशा का है। तो आप ये भी याद रखेंगे ओडिशा का है गहीरमाथा अभ्यारण्य। ये भी कछुआ संरक्षण के लिए, कछुआ के संरक्षण के लिए भीतरकनिका हो गया, गहीरमाथा हो गया। ये सब क्या था आपका? कछुआ संरक्षण के लिए था। नेक्स्ट अब यहाँ चले प्रोजेक्ट घड़ियाल। प्रोजेक्ट घड़ियाल यानी क्रोकोडाइल। तो घड़ियाल के लिए भी प्रोजेक्ट हम लोग उसी समय लाए थे जब कछुआ के लिए लाए थे, ठीक है। प्रोजेक्ट घड़ियाल हो गया। अब आ जाइए प्रोजेक्ट गेंडा। प्रोजेक्ट गेंडा यानी एक सिंग वाले गेंडा के लिए आप लोग जानते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क काफी फेमस है। तो असम का जो काजीरंगा, इसमें कौन कौन नेशनल पार्क है? काजीरंगा है मुख्य रूप से, जो केवल एक सिंग वाले गेंडा के लिए फेमस है। 3 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, याद रखना है हमेशा आपको। ये काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, मानस नेशनल पार्क हो गया, कौन सा? मानस नेशनल पार्क। और तीसरा जो इसमें आ जाता है, ये आता है बांदीपुरा। ये इसमें आ जाता है आपका यहाँ आता है वर्ल्ड, यहाँ का पश्चिम बंगाल का है एक जल्दापाड़ा, जालदापाड़ा नेशनल पार्क। ये 3 नेशनल पार्क का संबंध किससे है? ये 3 नेशनल पार्क, ये दोनों कहाँ के हैं? असम के हैं। कहाँ के हैं? असम के हैं। तो इन सभी का संबंध किससे है? गेंडा के संरक्षण से। तो गेंडा संरक्षण के लिए परियोजना कब से चल रहा है? याद रखना 1987 से, 87 से। हाथी प्रोजेक्ट यानी प्रोजेक्ट एलिफेंट, थोड़ा सा प्रोजेक्ट एलिफेंट पर भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग, करंट का चीज है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया भारत में 1992 में। कब? 1992, यानी हाथी परियोजना। अभी आपको पता है कि काजीरंगा में, ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये कहाँ है? असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में क्या मनाया गया है पता है आपको? गज उत्सव मनाया गया है, गज उत्सव मनाया गया है। आपको पता है गज उत्सव इसलिए मनाए कि 2023 आते आते हम लोग 92 के लास्ट में स्टार्ट किए थे, तो 23 जब आ गए तो हम लोग 30 साल पूरा कर चुके थे। तो 92 से 22 कितना हो गया? 30 साल। तो 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, क्या 30वीं वर्षगांठ प्रोजेक्ट का, ये क्या हुआ? एलिफेंट प्रोजेक्ट का 30वीं वर्षगांठ था। इसी वर्षगांठ को हम लोग क्या मनाए? गज उत्सव। इस गज उत्सव का उद्घाटनकर्ता कौन रही है? इस गज उत्सव का जो उद्घाटनकर्ता रही है वो है आपके द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू इसके उद्घाटनकर्ता रही हैं। द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ में एक प्रोजेक्ट का उल्लेख किया इस अपने भाषण के दौरान, रीहैब प्रोजेक्ट। तो रीहैब प्रोजेक्ट का क्यों चर्चा किया गया? आपको पता है कि हाथी मधुमक्खी से बहुत ज्यादा डरती है। मधुमक्खी का जहां छत्ता देखेगी वहां हाथी बहुत दूर रहता है, क्योंकि मधुमक्खी हाथी के अगर सूंड में फंस जाए तो हाथी का जीना मुश्किल कर देता है।
तो हाथी और मानव संघर्ष जिन क्षेत्रों में, खास करके असम और कर्नाटक में, सबसे ज्यादा भारत में हाथी का संख्या सर्वाधिक कहाँ है? कर्नाटक में है। उसके बाद कहाँ है? असम में है। तो कर्नाटक और असम जैसे क्षेत्र में जहां हाथी पाया जाता है, जिन जंगलों में, उस जंगल के बाहर के बाजार में कभी अगर हाथी निकल जाती है तो पूरा बाजार को नष्ट कर देता है। किसी गांव में हाथी घुस जाती है तो गांव के बच्चों को कुचल देता है, गांव के कुछ छोटे मोटे घर उजाड़ देते हैं। तो इन मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए, मानव को हाथी से अलग रखने के लिए, हाथी को मानव से अलग रखने के लिए रिहैब प्रोजेक्ट चलाया जाता है। रिहैब का फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग, रिहैब का फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक, reducing elephant human attack using through bees। तो याद रखेंगे, इसमें रिड्यूसिंग मतलब होता है कम करना, एलिफेंट ह्यूमन अटैक यानी एलिफेंट का मानव पर जो अटैक होता है उसको कम करना। कैसे? यूजिंग थ्रू बीज। बीज का मतलब होता है मधुमक्खी, यानी मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना। इसका सीधा संबंध क्या है? मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी पालन के लिए यह प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ चलाया जाता है? मधुमक्खी पालन को हम लोग क्या कहते हैं? एपीकल्चर। एपीकल्चर कहते हैं क्या मधुमक्खी पालन को? रेशम कीट पालन को तो सेरीकल्चर कहते हैं, तो एपीकल्चर कहते होंगे। तो मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने वाला प्रोजेक्ट कौन सा है? रिहैब प्रोजेक्ट। यह कहाँ कहाँ चल रहा है रिहैब प्रोजेक्ट? अभी फिलहाल असम और असम प्लस कर्नाटक में चल रहा है। इस पर विशेष जोर देने का बात कौन की है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो ये सब था आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में। तो गज उत्सव कहाँ मनाया गया? काजीरंगा में। और बाघ उत्सव कहाँ मनाया गया? बांदीपुर में। याद रखेंगे आप। नेक्स्ट हम लोग चलें। नेक्स्ट अब आ जाइए लाल पांडा परियोजना। कहाँ? लाल पांडा परियोजना। ये भी आया था कब? 1997 में। कब आया है लाल पांडा? तो लाल पांडा की बात करें, ये मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, और पहाड़ी में भी वो ऊंचे वाले पहाड़ी क्षेत्र में। तो इसके लिए एक आपका ये है नेशनल पार्क है। इसके लिए एक नेशनल पार्क है पद्मा नायडू नेशनल पार्क। इसका नाम क्या है? पद्मा नायडू नेशनल पार्क है, जो लाल पांडे के संरक्षण के लिए समर्पित है। पद्मा नायडू नेशनल पार्क ये कहाँ है? दार्जिलिंग में। कहाँ है? दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग कहाँ है? दार्जिलिंग कहाँ है? ये वेस्ट बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग मिला था कब? 2004 में। तो ये भी आप याद रखेंगे, दार्जिलिंग में चाय की खेती बहुत होती है। तो लाल पांडा परियोजना 1997 में आया। पद्मा नायडू नेशनल पार्क दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। किसके लिए समर्पित है? ये किसके लिए समर्पित है? लाल पांडा के लिए। लाल पांडा को कैट बियर प्रजाति का सदस्य माना जाता है। कैट बियर प्रजाति का, कैट बियर में चीता भी आता है, भालू भी आता है, और इसमें आपका लाल पांडा को भी शामिल किया जाता है। यानी कैट बियर यानी बिल्ली से थोड़ा ऊपर, अब भालू की तरह दिखने वाला, सीधा समझिए। कैट बियर, यहाँ कैट भी है और बियर भी है, ठीक है। तो कैट बियर प्रजाति में वैसे चीजों को, मतलब इसमें सब चीज शामिल हो जाता है। सियार, लोमड़ी से लेकर के बाघ और आपका चीता, शेर, ये सभी आ जाते हैं। लाल पांडा भी इसमें शामिल है कैट बियर प्रजाति में। अब आ जाइए गिद्ध परियोजना कब लाया गया था? तो गिद्ध परियोजना 2006 में लाया गया था। इसलिए लाया गया था कि गिद्ध जो है, ये गिद्ध का किडनी का तस्करी होता था। गिद्ध के किडनी का यानी गुर्दे का, किडनी को क्या कहते हैं? गुर्दे कहते हैं। तो गुर्दे की तस्करी को रोकने के लिए, तस्करी क्यों किया जाता था भाई गुर्दे का? तो गिद्ध जो था, गिद्ध का किडनी से क्या बनाते थे? डाइक्रोफेन सी नामक दर्द निवारक दवाई बनता है। इससे क्या बनता है? दर्द निवारक दवाई। इससे दवाई बनता था, दर्द निवारक दवाई। उसका नाम क्या था? डाइक्रोफेन सी। डाइक्रोफेनाक या डाइक्रोफेन सी आप बोलिए, डाइक्रोफेनाक या डाइक्रोफेन सी बनता था। ये किडनी से, किससे? गिद्ध के। तो इसके लिए गिद्ध का बहुत ज्यादा शिकार हो रहा था। और गिद्ध क्या है? वो आज जो हम लोग स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं ना, तो कौवा, चील, गिद्ध, ये मतलब आपका कौवा हो गया, कोयल हो गया, चील हो गया, गिद्ध हो गया, ये सब चीज प्राकृतिक रूप का सफाई कर्मी है। ऊपर वालों ने सफाई कर्मी पहले से भेजा था, हम लोगों ने तो आज रखना शुरू कर दिया ना सफाई कर्मी। तो सफाई, हम लोग गंदगी ज्यादा फैलाने लगे और सफाई कर्मी की बहाली करने लगे। सफाई कर्मी ऊपर वाले ने पहले से बनाकर भेजा था। ये गिद्ध कौन थे? सबसे बड़े सफाई कर्मी थे, ठीक है। तो इन सफाई कर्मों का अब सफाया होता नजर आ रहा है। सब मतलब अब
नेचर में नजर नहीं आ रहे हैं, तो इसकी सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करने लगे, क्योंकि हमारा दिमाग देखिए, मानव का दिमाग गिद्ध के किडनी से भी रिसर्च कर लिया, उससे क्या निकाल लिया, दर्द निवारक दवाई, तो गिद्धों का शिकार होना शुरू हो गया। एक तो पर्यावरण प्रदूषण की वजह से ऐसे ही वो लोग लुप्त हो रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों को एक परियोजना लाना पड़ा गिद्ध को बचाने के लिए। गिद्ध परियोजना 2006 में लाए, ठीक है, याद रखना है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और हमारे लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बिहार में है हम लोग, और बिहार के गंगई डॉल्फिन को ये प्रोजेक्ट लाया 2020 में, एकदम इंपॉर्टेंट है, ताजा है, याद रखना है, आपको याद रखना है। डॉल्फिन प्रोजेक्ट, डॉल्फिन के बारे में आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 2020 कैसे होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं डॉल्फिन का, थोड़ा सा डॉल्फिन पर भी बात कर लें। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कहते हैं हम। राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया, जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव इसे घोषित किया गया। आप ये भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, 5 अक्टूबर 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। किसको, डॉल्फिन को। डॉल्फिन कौन वाला डॉल्फिन को, गंगई डॉल्फिन, गंगई डॉल्फिन, ये आपका गंगई डॉल्फिन। तो डॉल्फिन के लिए अगर आपसे पूछे कि डॉल्फिन अभ्यारण्य, भारत का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है, तो भारत का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य विक्रमशिला में है, विक्रमशिला भागलपुर। कहाँ, विक्रमशिला भागलपुर में। कौन सा पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य, विक्रमशिला भागलपुर, ये कहाँ है, बिहार में है। तो विक्रमशिला भागलपुर पहला क्या है, ये फर्स्ट है, फर्स्ट डॉल्फिन अभ्यारण्य। लेकिन अगर पूछे आपसे पहला यानी फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की बात कर लें तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर आपका पटना यूनिवर्सिटी में है। कहाँ है, पटना यूनिवर्सिटी में, पटना यूनिवर्सिटी में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। अगर आपसे पूछे कि डॉल्फिन प्रोजेक्ट कब लाया गया था, अगर आपसे पूछे कि डॉल्फिन प्रोजेक्ट, इतना तो हो गया, अभ्यारण्य बनाए, उसके बाद क्या किया, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थापित किया, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलजीव घोषित किए। लेकिन डॉल्फिन के लिए प्रोजेक्ट यानी डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए सरकार मिशन मोड पर काम करना शुरू कब की, डॉल्फिन परियोजना कब लाया गया, डॉल्फिन परियोजना लाया गया नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा, ये 2020 में, ठीक है, ये ताजा है, याद रखना है। संसद टीवी भी इसे विशेष कवरेज के साथ अभी कुछ दिन पहले इस पर चर्चा की है। और ये कहा गया है, ये नमामि गंगा परियोजना में ये डॉल्फिन जो होता है ना, ये नमामि गंगे परियोजना, जिसका हम लोग क्या कहते हैं, गंगा की सफाई में इसका योगदान बहुत रहा है। नमामि गंगे कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है 2014 से ही, तो नमामि गंगे कार्यक्रम में डॉल्फिन का योगदान काफी अधिक रहा। ये किसका, गंगा का सफाई में, गंगा की सफाई करने में डॉल्फिन क्या है, गंगा की सफाई के लिए डॉल्फिन जहां ज्यादा है, आप समझिए डॉल्फिन का संख्या अभी सुनने में आ रहा है कि 2 गुने से ज्यादा हो गया है नदियों में, तो डॉल्फिन की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब गंगा साफ हो रहा है, ठीक है। जहां साफ सफाई कम होगा वहां डॉल्फिन मरता चला जाएगा, और जहां साफ सफाई ज्यादा होगा वहां गंगाई डॉल्फिन होगा, और डॉल्फिन साफ सफाई करती भी है, ठीक है। तो डॉल्फिन का बने रहना गंगा की क्या है, हेल्दी के लिए जरूरी है। तो गंगा जिंदा है क्योंकि डॉल्फिन जिंदा है ना। तो चलिए डॉल्फिन, गंगई डॉल्फिन के बारे में आप लोगों ने जाना। डॉल्फिन प्रोजेक्ट कब लाया गया था, 2020 में। कब लाया गया था, 2020 में। तो हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया है। अब हम लोग यहाँ है आपका, थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। हम लोगों ने आज बहुत सारा कुछ देख लिया है एनवायरमेंट इकोलॉजी से, इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक अगर आपके लिए कुछ बच गया है, आपको अगर लगता है कि कुछ और टॉपिक पर मेरे तरफ से इसी तरह का कुछ वीडियो जो प्रश्नोत्तरी के साथ साथ आपको कुछ थ्योरी भी बता दे, तो ऐसा वीडियो का अगर आपको जरूरत महसूस हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट लिख के हमें सेंड कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहेगा। मनीपीडिया हमेशा आपकी सेवा में। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।